हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव, क्या बोलते हैं हिंदी इलेक्टिव, उसका मॉडल पेपर जो जैक बोर्ड द्वारा 2025 के लिए जारी किया गया है उसका सबसे सटीक आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको अपने परीक्षा के लिए कुल 1 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और आपको मिलेगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग के सामने पहला जो क्वेश्चन नजर आने वाला है वो आने वाला है खंड का, है ना, जिसमें रहेगा अपठित बोध, है ना। अब अपठित बोध में क्या क्या रहेगा, तो कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, है ना। यानी कि हमको यहाँ पे एक गद्यांश दे दिया, क्या दे दिया है, एक गद्यांश, इसको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें आंसर देना है कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, हम लोग सीधा आंसर की ओर आते हैं। इसको आपको आराम से पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ये मनोरंजन प्रदान करना, पूरी दुनिया को जोड़ना, ऑनलाइन गेम खेलना या फिर समय बर्बाद करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा पूरी दुनिया को जोड़ना, है ना। यानी इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो पूरी दुनिया को ये जोड़ के रखता है ना। जैसे आप घर बैठे बात कर लेते हैं अपने मामू से, चाची से, नानी से, मतलब कहीं भी कोई रहता है ना, घर बैठे पता चल जाता है आपको कि अमेरिका में क्या हो रहा है ना, फिर पाकिस्तान में कैसे बम उड़ रहा है, पता चल जाता है कि नहीं। यानी ये इंटरनेट क्या करता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है। कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है ना। तो इसमें से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइबर अपराध और धोखाधड़ी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। देखिए हम चारों ऑप्शन पढ़ के आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय में आपका एग्जाम में जो समय है बहुत कम है। हम सीधा क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन पढ़ के आपको समझा देंगे। ठीक है बाबू, हमें जितना ज्यादा हो सकता है आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम में बस 2 से 3 दिन बचा है। क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर कहता है इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि गद्यांश में इंटरनेट को किसका रूप में वर्णित किया गया है, तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ज्ञान के भंडार के रूप में, है ना। यानी इंटरनेट क्या बोला गया है कि ज्ञान का भंडार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। यानी कि इंटरनेट का उपयोग जो है वो किस शर्त पर लाभदायक होगा। और तो इसका जो सही आंसर हम लोगों का हो जाने वाला है 4 नंबर का हो जाने वाला है कि अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए इंटरनेट का, तो यह हम लोगों के लिए क्या होगा, लाभदायक। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने बहुत प्यारा सा क्या कहता है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर। अब यहाँ पे हमको ऊपर में एक गद्यांश था, अब यहाँ पे पद दे दिया है। ठीक है, बोलता है इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। हमारे सामने एक गद्यांश है, इसको पढ़कर इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कहता है भिन्नता में एकता की शक्ति भारत की पहचान है, भाषा, धर्म, वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है ना। कितना मस्त है यार। कहता है सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। आगे देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, बहुत अच्छा है। कहता है कि आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। कहता है जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। कहता है हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति पथ पर बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। कितना सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इसी से क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया 5वां नंबर क्वेश्चन की पद्यांश में भारत की पहचान किससे जोड़ा गया है। भारत की पहचान बताइए किससे जोड़ा गया, अभी तो कुछ देर पहले पढ़े ना, तो इसका जोड़ा गया भिन्नता में एकता। यानी कि भारत में बहुत ही भिन्नता है लेकिन फिर भी लोगों में कैसा है, एकता है ना। तो यही भारत की पहचान है, ऐसा लिखा गया था नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा पढ़ने में। तो 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है, तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा कि आपसी मेल और भाईचारे से, है ना। आपसी मेल और भाईचारे से क्या जलता है, एकता का दीप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए ये ऊपर वाला ना 8-10 क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दीजिएगा ना, बहुत सिंपल पूछने वाला है। कहता है कि पद्यांश में किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई, यानी कि किन झगड़ों से हमें दूर रहने की बात कही गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जाति और धर्म के झगड़ों से ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपके वहाँ पे ऊपर वाले पद्यांश से ही है। कहता है कि नई मिसाल बनाएं, पंक्ति से जो है वो क्या प्रेरणा मिलती है। यानी कि नई मिसाल बनाएं, ये पंक्ति जो है वो इससे हमें क्या सिखाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ना, यही हमें सिखाती है नई मिसाल बनाएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। अब देखिए खंड का कंप्लीट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड का, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार
माध्यम माना जाता है? तो रेडियो किस तरह का जनसंचार माध्यम है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? यानी प्रिंट मीडिया का उदाहरण इन चारों में से कौन है? तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा समाचार पत्र, है ना। ये प्रिंट होता है, मतलब कि ये छापा जाता है ना, तो छापा कौन जाता है? समाचार पत्र। टेलीविजन में क्या छपेगा? रेडियो में और फिल्म में, इसमें तो आपको सुनना और देखने को मिलता है ना, लेकिन छापते किसमें? समाचार पत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, 11 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। कहता है कि जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। यानी कि फीडबैक से संदेशों को समझने में मदद करता है, संदेशों के प्रभाव को आकलन करता है और दर्शकों की राय प्राप्त करता है ना। जैसे आप नहीं देखें, कोई ऐप डाउनलोड कीजिए, बोलेगा कि यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिए, है ना। फीडबैक में आता है नॉट गुड, गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, है ना, ऐसा कुछ आता है। तो आपका फीडबैक जो होता है वो पता चलता है कि आप उसको कितना पसंद कर रहे हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? तो जनसंचार का अभी आधुनिक माध्यम क्या है? इंटरनेट। कितना सिंपल है। इसका आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो इसका जो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। यानी जनसंचार के कारण लोगों को सूचना भी प्रदान होता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता भी आती है और लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित भी करता है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे 99% में आपको कहीं उपरोक्त सभी मिलेगा, तो उसी को टिक करना एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है यहाँ पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? पत्रकारिता का इनमें से कौन एक नैतिक सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो पत्रकारिता में पेज 3 का तात्पर्य आपको पता है क्या होता है? उसका तात्पर्य होता है मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। अरे हमेशा जब भी आप खोलिएगा ना अखबार, तो उसमें से तीसरा पेज पलटिएगा तो उसमें से क्या मिलेगा आपको? मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग खबरें मिलेगा, है ना। ये फिक्स रहता है हमेशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है यहाँ पे? क्वेश्चन कहता है हम लोग के सामने कि खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करना। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला हम लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा गया है? तो टीवी और रेडियो को जो रखा गया वो रखा गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे। कहता है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक है। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूरदर्शन पर जो आपका प्रसारित हुआ था जो पहला धारावाहिक यानी पहला सीरियल जो था, आप सीरियल जिसको बोलते हैं, वो कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हम लोग, है ना। पहला धारावाहिक जो यानी पहला जो सीरियल आया था दूरदर्शन पर उसका नाम था हम लोग, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? अब देखिए अब आता है खंड गा, है ना। खंड का और खा आपका खत्म हो गया। अब आता है खंड गा। इसमें पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, यानी कि यहाँ जो ये आपको लिखा गया ना ये आपका बुक से उठाया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ये बहुत सिंपल होता है। हिंदी जो है ना ये बहुत आसान है, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और जब तक हम है तब तक फिर डर कैसे लग सकता है बाबू? क्या कहता है यहाँ पे? कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। यानी इस गद्यांश को पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कौन सा है देखिए यहाँ पे। कहता है हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। आपको हामिद का नाम सुनकर पता चल गया होगा कि किस चैप्टर का है। कहता है कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। कितना अच्छा, ये बहुत अच्छा एकदम कहानी है, एकदम बहुत इंटरेस्टेड कहानी। ऐसा कहानी एकदम दिल को छू लेता है ना। इसी से क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा, यानी कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खिलौने से कोई काम नहीं बनता, है ना। यदि हामिद खिलौना खरीद लेता तो उसको कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए जो है वो समस्या था यही, है ना। ऐसा नहीं कि खिलौना बहुत महंगा था, खिलौना बहुत छोटा था या फिर खिलौना जल्दी टूट जाता, ये नहीं है। मेन कारण था कि खिलौने से कोई काम नहीं बनता, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन वो चिमटा खरीद लिया तो उसकी दादी माँ जलने से अब बचने लगी, तो फायदा किया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है हम लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन की गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया है। यानी कि जो आपको हामिद ने चिमटा का क्या उपयोग किया है, इसमें क्या उपयोग बताया है, तो उन्होंने बताया उपरोक्त सभी। यानी उन्होंने बताया कि चिमटा से रोटियां जो है वो तवे से उतारने में मदद करेगा, ये भी काम है। दूसरा, चूल्हे को साफ करने में भी उपयोग होगा, चलो ये भी है। और आग मांगने वाले
को आग देने में भी उपयोगी होगा, है ना। ये 3 उपयोग जो बताया है चिमटा का, कौन? हामिद। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपरोक्त सभी। कोई दिक्कत है समझने में? मजा आ रहा है समझने में आप लोगों को? अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है ना। यानी कि ये जो हामिद की कहानी लिखी गई चिमटा वाला, इसके आखिर रचनाकार कौन है, ये कहानी किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद ने, है ना। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। आप लोग पढ़े पूस की रात, बहुत अच्छा रहा है ना। चलिए, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब ये आ गया आप लोगों के बुक से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 23 नंबर की दोपहर का भोजन कहानी मूल्यता किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि निम्न मध्यवर्गीय, है ना। जो निम्न और मध्यवर्गीय लोग हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है कौन? दोपहर का भोजन जो कहानी है वो, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग किया है? यानी कि टॉर्च जो बेचने वाले के माध्यम से जो परसाई जी ने वो किस पर व्यंग किया है, किस पर उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि आस्थाओं के बाजारीकरण करने वालों पर, है ना। जो आस्थाओं का मतलब जो बाजारीकरण करते हैं उस पर जो है उन्होंने व्यंग किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है 25 नंबर की चमेली के बेटे का क्या नाम था? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी 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 बता दीजिए, कमेंट कीजिए। तो क्या नाम था? है ना, बसंता नाम था। क्या नाम था? बसंता। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला बोलता है कि काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? काला शुक्रवार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा सुधा अरोड़ा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि खाना बदोश कहानी के लेखक कौन है ना। खाना बदोश जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमालय को। हिमालय को क्या बोला गया? भारत माता का मस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? चलिए, अब 2-3 मिनट और लगेगा हम लोगों को। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? यानी मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए कौन सा किताब बेचा था? किस सब्जेक्ट का किताब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहास और भूगोल का किताब, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला बोलता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यानी आवारा मसीहा जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया विष्णु प्रभाकर के द्वारा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि पतंगबाजी में शरद का मित्र जो है वो कौन था? पतंगबाजी जो आपका चैप्टर है उसमें से शरद का जो दोस्त था, मित्र था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था राजू। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए मात्र 10 क्वेश्चन बचा है। कहता है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि हम लोग को यहाँ पे एक पद दे दिया है, इसको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है? हमको आंसर देना। हम 2 लाइन पढ़ते हैं। कहता है अरे इन देव न राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कहता है बेस्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई, है ना। कहता है मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गी खाई। कहता है खाला केरी बेटी ब्याहो धरही में ना करे सगाई, है ना। कि देखो ऐसे कटाच किया गया। खैर हम इसका अर्थ अभी नहीं बताएंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि समय लग जाएगा। हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की, है ना। तो धर्म की आलोचना की इन्होंने, है ना। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा कि धार्मिक भेदभाव और पाखंड की, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैर तले सोते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि वेश्या के पले। अभी तो पढ़े कुछ देर पहले ना। हाँ, हिंदू भले अपनी बड़ाई करते हैं लेकिन वो किसके पैर तले सोते हैं? तो वेश्या के, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हम पर्सनली नहीं बनाए हैं, ये आपका जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश, यानी कि कबीर हमको इन पद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए। हर धर्म की अपनी सच्चाई है, या फिर धार्मिक पाखंड और भेदभाव की आलोचना की जानी चाहिए, या फिर सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करना जो है वो चाहना चाहिए। तो नियम से इसमें हमको संदेश जो मिल रहा है हम सबको वो हो जाना चाहिए कि धार्मिक पाखंड और भेदभाव की आलोचना की जानी चाहिए, है ना। ये होना चाहिए नियम से। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या हो जाना चाहिए? सही हो जाना चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, है ना। बोलता है 36 नंबर की सूरदास के गुरु का क्या नाम था, बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो उसका नाम था वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोलता है 37 नंबर की हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उसमें से किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा का। किसका, ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। बस 2-3 क्वेश्चन बचा है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के कवि हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत किस काव्यधारा के कवि हैं, तो वो है छायावादी काव्यधारक, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन है। क्या कहता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यामा के लिए। किसके लिए, यामा के लिए। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। लास्ट क्वेश्चन है कि मगध में कौन हस्तक्षेप करता है, मगध में कौन हस्तक्षेप करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुर्दा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, 40 का सही हो जाएगा। देखिए आपको ये 40 क्वेश्चन एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना है, एकदम रट लेना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपके फाइनल ईयर में देखिएगा तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन यही रहेगा, बाकी 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, उसकी भी तैयारी हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें।